हेलो एंड वेलकम टू सर्वज्ञ एडुटेक एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्स सीरीज़ की छठवीं वीडियो आज आ गई है। पिछली वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा परसेंटेज। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर जहाँ तक एसएससी सीजीएल की बात करी जाए तो आपके 50% तक क्वेश्चन अगर आप इस टॉपिक पे अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आपके कवर हो जाते हैं इसी टॉपिक से। केवल बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स हैं इससे। आगे वीडियो में बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आपके इससे कवर हो जाएंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान से। इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा कि परसेंटेज होता क्या है, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं इस सेक्शन से। तो तैयार हो जाइए, अपनी नोट्स वाली कॉपी रख लीजिए अपने पास जो आप बना रहे हैं नोट्स, है ना। उसमें आप लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगेंगे, है ना। काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, मार्क करते हुए चलिएगा। फिर इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें सेम जैसे नंबर सिस्टम का किया था, पहले नंबर सिस्टम का बेसिक करा था और फिर उसके बाद उसके PYQs करे थे। तो इसी तरह परसेंटेज के पहले बेसिक्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज के PYQs, है ना। आई होप आप ये कोर्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको ये पसंद भी आ रहा है और समझ भी आ रहा है इसमें, है ना। तो अपने जो सपोर्ट है वो बनाए रखिए और बने रहिए इस कोर्स में आगे भी साथ में, है ना। कोर्स की बात करें तो ये अनुपम सिंह रावत मैंने क्लियर करा है एसएससी सीजीएल 2020 का टायर 1 एंड 2 और एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 1। और अभी देखें तो अभी परसों इसका प्रेफरेंस फॉर्म भी भरने के लिए आया था। आई होप जिनका भी टायर 2 क्लियर था, जो भी मतलब टायर 2 में अपेयर हुए थे SSCGL 2022 वाले में, तो एक प्रेफरेंस फॉर्म होता है जिसमें आपको जो पोस्ट आपकी प्रेफरेंस वाइज फिल करनी होती है ना। आई होप जिनका भी टायर 2 दिया था जिन्होंने, उन्होंने ये फॉर्म भरा होगा। चलते हैं आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से जो है परसेंटेज का बेसिक्स। तो बेसिक्स की बात करेंगे तो परसेंटेज को अगर ब्रेक करके पढ़ें पर, ठीक है, पार्ट्स पर सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो परसेंटेज क्या होता है हमारा? पार्ट्स पर 100, ठीक है। इसमें अगर देखें तो 1% किसके बराबर होता है? 1/100 फ्रैक्शन के बराबर। कोई पूछे 1% इक्वल्स टू कितना होता है तो 1/100 होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक है, पता होना चाहिए फिर भी, है ना। कोई पूछे तो पता होना चाहिए, वहाँ पे आप ब्लैंक नहीं हो सकते फिर, ठीक है। अब जैसे आपके बचपन में मार्क्स आते थे, कैसे आते थे? जैसे CBSE बोर्ड में 5 सब्जेक्ट होते थे जनरली, है ना। तो कितने 500 में से मार्क्स बनते थे, तो आप अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते थे? क्या करते थे आप? जो नीचे टोटल मार्क्स लिखते थे, ऊपर आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल 414, और मल्टीप्लाई कर देते थे उसे 100 से। ये आपकी परसेंटेज बन के निकल आती थी, ठीक है। ये जैसे आ रही है 82.8 परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे अगर कोई बोले व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज़ वाई, एक्स वाई का कितना परसेंट है, जैसे यहाँ मार्क्स निकाल रहे हैं ना, 414 500 का कितना परसेंट है वो निकाला हमने। अगर मैं पूछता कि 500 414 का कितना पार्ट है, तो 500 ऊपर आ जाता और 414 नीचे आ जाता। ये बात समझनी इंपॉर्टेंट होती है कि नीचे कौन सा आएगा और ऊपर कौन सा आएगा। इसी पे बेस, इसी को बेस बना के बहुत ज़्यादा घुमा भी देते हैं कभी कभी, ठीक है। और माइनर सी मिस्टेक हो जाती है और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे कौन सा आएगा, ठीक है। जो भी जनरली जो जो देन करके आते हैं ना, देन एक्स, ग्रेटर देन, लेस देन एक्स, तो जो भी बाद में आता है ना वो नीचे आता है जनरली, ठीक है। ये आगे भी आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उनमें देखिएगा कि कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा। जैसे यहाँ पे था व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज़ वाई, एक्स का कितना परसेंट वाई है। तो वैसे ही जैसे आपने मार्क्स कंपेयर करिए इससे कि व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज़ 414, ठीक है। जैसे मार्क्स का एग्जांपल दिया था इस बेसिस पे ऐसे कैलकुलेट हो गए।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50% के लगभग पेपर इससे आपका इस पे बेस्ड होता है, इस सेक्शन के कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी लिंक्ड होता है ये इस सेक्शन से। ठीक है, तो आपको ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। कौन कौन से सेक्शंस आपके क्लियर हो जाएंगे इससे, मतलब किस में आपको हेल्प मिलेगी? डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज बेसिस पे इसमें। ठीक है, अगर आपकी इस सेक्शन में अच्छी कमांड बन गई तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर डेटा सफिशिएंसी, फिर रेशियो से इसका लिंक है परसेंटेज का। ठीक है, फिर हमारा सिंप्लीफिकेशन में भी इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, आगे भी देखेंगे आप सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में तो आता ही आता है। तो 5 सेक्शन तो मैंने गिना दिया, ऐसे ही और भी सेक्शंस हैं जिनमें इनडायरेक्टली भी ये लिंक्ड होता है। कौन सा सेक्शन? परसेंटेज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ये क्वांट के सेक्शन का। क्वांट का ये सेक्शन परसेंटेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अदर सेक्शन से भी ये लिंक्ड है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो जैसे कि बोला कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, है ना? तो वो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पहला टाइप आ गया आज, क्या है कि अगर कोई पूछे कि कोई बोले कि एक वैल्यू थी एक्स, वो वाई में चेंज हो गई, घटी बढ़ी जो भी हुई, तो अब बताओ कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ, इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जो भी चेंज हुआ है उसको ऊपर लिखना है, जो इनिशियल था वो नीचे लिखना है और इनटू 100 कर देना है। क्या बोला? जैसे माना 1 से 2 हो गई कोई वैल्यू, ठीक है, इस पे 1 था, किसी ने इसे 1 दिया, ये 2 हो गई, तो वो बोलेगा कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ बताओ। तो क्या क्या करेंगे हम? मैंने क्या बोला? चेंज ऊपर आएगा। कितना चेंज हुआ है? 1 से 2 हुआ, मतलब 1 का चेंज हुआ इसमें। ठीक है, तो 1 ऊपर आ जाएगा। फिर इनिशियल कितना था? इनिशियली 1 था ये, इनटू क्या बोला है? 100, तो 100% इसमें चेंज आ गया। आया समझ में? क्या बोला? जो चेंज है वो ऊपर आएगा हमारा, जो इनिशियल वैल्यू थी वो नीचे आएगी, इनटू 100 कर देंगे, वही हमारा परसेंटेज चेंज होगा। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपके सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस है उनमें आपकी हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। अगर आप ये समझ जाएंगे, इसका यूज़ करना सीख जाएंगे, कहाँ पे इसे अप्लाई करना है, तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बनने लगेंगे। क्या बोल रहा है इसमें? x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x। अगर हम x% निकाले y का या फिर हम y% निकाल दें x का, तो दोनों बराबर आएंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, आगे क्वेश्चन में भी आएगा ये, तो उसमें आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। पर अगर इस पे आपने कमेंट बना ली तो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी कम टाइम में होने लगेंगे और आपको मज़ा भी आएगा करते हुए। ठीक है, चलते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पे। क्या कहता है? द फ्रूट्स एट ए स्टोर वेंट फ्रॉम 50 टू 30। कुछ थे, कोई फ्रूट्स थे वहाँ पे, माना बनानास थे, 50 बनानास थे, वो 30 हो गया। कैसे हो गए? 20 उन्होंने या तो दान कर दिए कहीं, या फिर ये सड़ गए, गल गए, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रूट्स। अब 50 से 30 हो गए, कम हो गए, ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा कितना परसेंटेज का कम कम हो गए ये फ्रूट्स। ठीक है, तो क्या बोला? क्या था फॉर्मूला? ऊपर था हमारा चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चेंज कितना चेंज हुआ? 50 से 30 हो गया भाई, 20 कम हो गए सीधे सीधे, तो 20 ऊपर लिख दिया मैंने। इनिशियल कितना था हमारे पास? इनिशियल कितना था हमारे पास? इनिशियल थे हमारे पास 50 थे इनिशियल, इनटू 100 तो करना ही है। इससे ये कैंसिल, इससे 2 टाइम्स, तो 40% का चेंज आ गया, सीधे सीधे आंसर आ गया हमारा 40%। आया समझ में? कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है, ये पता है, पर ये पता होना चाहिए कि नीचे कौन सी आएगी और ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी। अगेन अगर आप यहाँ पे 30 कर देंगे नीचे तो गलत हो जाएगा आपको क्वेश्चन। ऑप्शन में दिया रहेगा, आपको लगेगा ये आंसर मेरा सही आ गया। ये गलती नहीं करनी, नीचे इनिशियल वैल्यू ही आती है जब चेंज करना है, परसेंटेज चेंज जब कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वही कॉन्सेप्ट, कौन सा? x% ऑफ y इक्वल्स टू y% ऑफ x। कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? क्या बोला? जैसे कि ये है, आपको पता है आपको 64% निकालने में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इससे बढ़िया क्या कर दो, इसको लिख दो 25% ऑफ 64। भाई जब x% ऑफ y
y% ऑफ x के बराबर है, तो इसको मैं y% बना सकता हूँ ना, 25% ऑफ 64। ठीक है, ये करा मैंने। सेम इसके साथ 72% निकालने में थोड़ा मुश्किल होगी, तो इसलिए मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया, 50% ऑफ 72 निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे पता है 25% मतलब क्वार्टर होता है उसका। ठीक है, तो इसका क्वार्टर निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो ये होता है हमारा 16। 50% मुझे पता है आधा होता है, तो इसका डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 + 36, जो कि होता है हमारा 52। आंसर हमारा 52। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे होते तो आपका टाइम कंज्यूम होता, आप यहाँ वो करते, काटते पीटते। ये तो फिर भी बेसिक क्वेश्चन था, अगर आगे आप देखेंगे आपका इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है। ठीक है, आपने देखा 25% आपने बाई 4 कर दिया, आपने देखा 50% आपने बाई 2 कर दिया, सीधे सीधे प्लस किया, सीधे सीधे आंसर निकाल दिया। ठीक है, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना आपको टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह के क्वेश्चन के। आपको जो अगले जो PIQ वाली वीडियो है उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज या वाइस वर्सा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं या फिर कोई रेशियो का क्वेश्चन या किसी भी तरह का क्वेश्चन, और आपको किसी की परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है आपके फिंगर टिप्स पे, और वाइस वर्सा मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना आपको आता है, तो अगर आपकी फिंगर टिप्स पे है ये, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा इसमें, है ना। किस तरह से, जैसे अगर किसी फ्रैक्शन को चेंज करना होता है किसी परसेंटेज में, माना फ्रैक्शन है 1/2, अगर इसको चेंज करना है मुझे परसेंटेज में, क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई इट बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारी परसेंटेज निकल के आ जाती है। 1/2 का मतलब 50%, अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, हाफ हो जाता है, 50% मतलब हाफ। अब सेम अगर हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करा था तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 50% को ही वापस मैं बनाना चाहता हूँ फ्रैक्शन में, तो 50 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा हमारा 1/2। ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि 50% की वैल्यू क्या होती है, आपका 25% की वैल्यू क्या होती है, आपकी 75% की वैल्यू क्या होती है। ये सब आपको फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। टाइम बचाएंगे, और जो सेक्शन हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो टाइम। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा हो। और चलते हैं इस पे बेस्ड जो आपको वैल्यूज़ याद रखनी है उस पर। डू रिमेंबर, क्या है आपको याद रखना है, 1/2 अगर कहीं पे 50% लिखा आता है या 1/2 लिखा आता है, तो आपको समझ जाना है 1/2 लिखा आएगा तो 50%, 50% लिखा आएगा तो 1/2। बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी। ठीक है, कहीं पे आता है 33 होल 1/3%, मतलब 100/3%, तो सीधे सीधे उसको 1/3 कर दीजिएगा। कहीं पे आता है 25%, सीधे सीधे 1/4, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में करा था हमने। कहीं पे आता है 20%, 20% 1/5 होता है। कैसे कर रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है डिवाइड बाय 100 करके। वहीं फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके, है ना। 1/6 की वैल्यू देख लीजिए, ये होती है हमारी 50/3%। 1/7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू आ जाती है एग्जाम में, सीधे सीधे यहाँ पे जहाँ पे भी आपको परसेंटेज ऐसा दिखे उसको सीधे सीधे 1/7 लिख दीजिए। 1/8 देख लीजिए, 1/8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू, 12.5% जहाँ पे लिखा हुआ आएगा उसकी जगह 1/8 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 1/9, ये होता है 11 होल 1/9। इसी के जैसा 1/11 ये होता है 9 होल 1/11। देखिए यहाँ पे 11 आ गया, जब 9 था यहाँ नीचे तो यहाँ पे 11 आ गया, जब यहाँ 11 था तो 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप। याद करिए इनको, फिंगर टिप्स पे रखिए, और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था 1/3, 1/3 होता है हमारा 100/3, मतलब कि 33 होल 1/3%। अब देख लेते हैं 2/3। 2/3 में कुछ नहीं करना, बस ये जो 33 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 66 आ गया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 66 होल 2/3,
ऐसे लिखें इसे तो 200/3%। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे हमने 1/4 देखा था, 1/4 कितना था हमारे पास, 25% था। 3/4, 3 की मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 3 इंटू ये भी 3 हो जाएगा, ये 75% आ जाएगा, है ना। 1/5 देखा था हमने, 1/5 कितना होता है, 20% होता है हमारा। 2/5 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40%। 3/5, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60%। 4/5, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 80%। इस तरह से याद कर सकते हैं आप, ये जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं, है ना। 1/6 अभी देखा था हमने, कितना था, 16 होल 2/3% था। अब हम देख रहे हैं 5/6, मतलब इसका 5 टाइम्स। 5 टाइम्स इसका थोड़ा आपको डिफिकल्ट है याद करने के लिए। 5 टाइम्स सीधे सीधे वैसे तो 16 5 या 80 होता है, पर यहाँ पे 83 हो रहा है। वो भी आपको रीज़न पता है, क्योंकि यहाँ पे ऐड होके ये क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बच रहा होगा, इस वजह से 3 यहाँ पे ऐड हो गया। तो 5/6 की वैल्यू होती है 83 होल 1/3%। कहीं भी क्वेश्चन पे दिखे 83 होल 1/3%, सीधे सीधे उसको 5/6 लिख के आगे सॉल्व करिए, ठीक है। जो नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पे हमें जो याद रखने वाली है, अभी 1/7 पड़ी थी, 1/7 कितनी थी, 14 होल 2/7%। अब हमें देखना है 2/7, तो यहाँ पे भी सिंपल है याद करने का, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 14 जा 28, 2 जा 4, ये हमारी वैल्यू होती है 2/7 की। 3/7, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस चीज़ को, तो 3 14 जा 42, 3 2 जा 6, 42 होल 6/7%। 1/7 के केस में ये वाली वैल्यू याद रखिए, 2/7 3/7 आपको अपने आप याद हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट 3/8, 1/8 पढ़ा था अभी, 1/8 था हमारा 12.5%, मतलब कि हमारा कितना 25/2%, 12 होल 1/2%। फिर आप पढ़नी है हमें 3/8। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं इसलिए लिखी गई हैं, इन्हें अगर आप फिंगर टिप्स पे रखेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। 3/8 को हम बोलते हैं 37 होल 1/2%, है ना। 5/8 को 62 होल 1/2%। जो 8 की वैल्यूज़ है 1/8 वाली, होल में 1/2 ही आ रहा है, आगे की वैल्यूज चेंज हो रही है, वो आपको याद करनी। 1 में यहाँ पे 12 आ रहा है, 3 में यहाँ पे 37 आ रहा है, 5 में 62 आ रहा है, 7 में 87 आ रहा है। कन्वर्ट कैसे हो रहा है पता है आपको, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे, डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे, मल्टीप्लाई बाय 100। 1/10 बहुत आसान वैल्यू, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली वैल्यू। 10% कहीं पे लिखा हुआ है, बाई 10 कर दो ख़त्म। जैसे 10% ऑफ 250 बोला जाए, 250/10 कर दो सीधे सीधे, तो 225, बस सीधे सीधे धड़पड़, है ना। फिर हमारा 1/12, 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होल 1/3%, मतलब कि हमारा 25/3%। याद कर सकते हैं इसको तो कर लीजिए, वेल एंड गुड, वरना बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो आप याद करके रहेंगे, ठीक है। 1/10 तक, 1/11 भी था, वो तो अगर आप 1/9 कर लेंगे, 1/9 से आपको पता है 11 यहाँ पे आ जाता है, 1/9 ऐसा आता है, तो 1/11 यहाँ नीचे 11 आ गया, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 11, ठीक है। तो 11 तक तो याद रखिए ही रखिए वैल्यू। 1/12 की याद कर सकते तो वो भी कर लीजिए, 1/15 की भी दे रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी, इन्हें याद रखेंगे तो बहुत सही होगा, है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन, मैं अगर इसे ऐसे देखूं बिना उसके प्रैक्टिस के, तो थोड़ा सा हल्का सा मुझे ऐसा चक्कर सा आ जाएगा कि ये क्या क्वेश्चन है, पर मुझे अगर वैल्यूज़ पता है मैं सीधे सीधे कर दूंगा। मुझे पता है ये 3/8 होता है, मुझे पता है ये 1/8 होता है, ये तो 64 दे ही रखा है, -3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सॉल्व कर लो, 8 8 जा 64 होता है, ये कट जाएगा, 3 - 3 ये 0 आ जाएगा। ये कम से कम अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना पता होता, कम से कम 2 मिनट खाने वाला क्वेश्चन था ये आपका, लेस देन 20 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हो, है ना। तो ये वैल्यूज़ याद करना ज़रूरी है, अब याद करेंगे, आपके फिंगर टिप्स में अगर होंगे तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये थे आपके कुछ वैल्यूज़ बेस्ड जो आपको याद करना है इसमें, है ना। अब अलग तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। तो टाइप थ्री क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके,
सक्सेसिव जो परसेंटेज चेंज जहाँ पे लगातार परसेंटेज चेंज की जाती है, उसमें क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं इसमें। तो कैसे निकालते हैं? अगर आपको बोले कि पहले ए परसेंट बढ़ाया, फिर बी परसेंट बढ़ाया, और तो बताओ कि टोटल कितना बढ़ा, तो ऐसे तो बोलोगे नहीं। अगर कोई बोलेगा पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो आपसे पूछे कि टोटल कितना बढ़ाया, तो आप बोल दोगे कि 30% बढ़ाया जी। ये गलत होता है। ये इनकी एक टैक्टिक होती है कि ये सीधे सीधे किसी चीज़ पे 30% का डिस्काउंट क्यों नहीं दे देते। पहले ये बोलते हैं कि 10% आप पहले उठा लो, ये स्टोर वाला डिस्काउंट मिल जाएगा, और 20% आपको किस पे, क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो ये सीधे सीधे 30% का क्यों नहीं देते? 30% पे इनको नुकसान होता है, बजाय किसके, 10% और 12%, 20% सक्सेसिवली देने पे। अगर ऐसा देंगे ना, तो नेट जो डिस्काउंट है आप देखेंगे अभी वो कम कम बनता है, 30% से कम बनता है। इस वजह से इस तरह से डिस्काउंट दिया जाता है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A% प्लस B% प्लस AB अपॉन 100%। क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी फॉर्मूला आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अपने नोट्स में। फिर ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या, अगर किसी चीज़ में A% पहले बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद A% ही घटा दिया जाए, तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ ही होगी उसकी वैल्यू में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले मैंने अगर 10% बढ़ाया और फिर 10% घटाया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जीरो इफेक्ट पड़ गया उस पर। नहीं, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, हमेशा डिक्रीज़ होगा। कितना डिक्रीज़ होगा? जैसे यहाँ पे A% से बढ़ाया था, A% से घटाया था, तो हमेशा A²/100 का नेट डिक्रीज़ हो जाएगा उसमें। आप ये देखेंगे क्वेश्चन में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। अगर मतलब इसे समझिए और क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखिए, है ना। देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25%। क्या बोला? पहले 25% घटा दीजिए, ठीक है, घटा दी, फिर 36% बढ़ा भी दी, ठीक है। अब बोल रहा है रिजल्टिंग प्राइस जो था वो 765 था, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था? जैसे बचपन में करते थे, ओरिजिनल प्राइस हमें पता नहीं, एक्स रख दिया हमने। अब बोला ये एक्स पे नहीं बेचा इसने, इसने क्या करा, पहले उसका 25% प्राइस उसका घटा दिया। जब उसने देखा कि यार कोई ले नहीं रहा इसे, तो 25% घटा देता हूँ। पर फिर इसने देखा कि नहीं, हो सकता है लेना है, बहुत सारे लेना है, ठीक है, तो इसने बढ़ा भी दिया उसका प्राइस, 36% बढ़ा दिया सीधे। तो हम देखते हैं कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ इसमें। वो कैलकुलेट करने के लिए क्या था फॉर्मूला, A% प्लस B% प्लस A/B अपॉन 100%। ए यहाँ पे क्या है, 25% घटाया है, तो साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस का आएगा। जब भी घटाएंगे या डिस्काउंट होगा, जब डिक्रीज करेंगे या डिस्काउंट होगा, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे 25% से घटाया था, साइन आया यहाँ पे -25% प्लस 36% बढ़ाया था, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ए कितना था हमारे पास, माइनस का 25%, वहाँ पे माइनस का लिया था, यहाँ पे भी माइनस ही लेंगे, चेंज नहीं कर देंगे। 36 प्लस का था, प्लस का ही रहा, ठीक है। 25 4 जा हो जाता है, ये हो जाता है 4 9 जा, कितना हो जाएगा ये, -25 प्लस 36, ये हो जाता है हमारा 11। फिर यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, -9, तो ये हमारा 2%। अब साइन आ रहा है प्लस का, तो मतलब इंक्रीज़ हुआ होगा, नेट प्राइस में इंक्रीज़ हुआ होगा, नुकसान तो होने नहीं दिया उसने अपना, उसने इंक्रीज़ ही करी वैल्यू, है ना। कितना नेट कितना आया, 2% का इंक्रीज। अगर आप वैसे ही करते इसको, तो बोलते कि -25% पहले उसने कम कर दिया, फिर 36% बढ़ा दिया, तो नेट इसमें 11% का उछाल आ गया। नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। जो आपने देखा 11% नहीं आया, केवल 2% का इंक्रीज़ आया। तो 2% का इंक्रीज़ आया, उसमें 2% का इंक्रीज़ करके उसने 765 पे बेच दिया। तो आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना था, ओरिजिनल प्राइस था x, तो
एक्स को उसने कितना 2% बढ़ा के बेचा। तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में कि अगर बढ़ा के बेचते हैं तो एक्स इंटू जो 100 प्लस जितना बढ़ा के बेचा 2/100, ये बराबर हो जाएगा हमारी जो फाइनल प्राइस थी, रिजल्टिंग प्राइस मतलब कि कितनी थी 765। तो ये इसके बराबर हो गया। आए समझ में? क्या बोला? ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या आया, नेट इंक्रीज आया ना। ओरिजिनल प्राइस को उसने इंक्रीज पे बेचा ना। कितने इंक्रीज पे बेचा? 2% के इंक्रीज पे। 2% को इंक्रीज को कैसे गिनते हैं हम? 100 में उसको ऐड करके अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल वाली से, वो आ जाता है हमारा फाइनल वाली के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारा सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 51, 17 3 जा 17, 17 से जा रहा है, 17 से नहीं जा रहा है, ये 68 नहीं जा रहा है, 4 5 जा, ये 15 हो जाएगा, 15 50 जा 750। तो हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 750। 750 को इसने 2% बढ़ा के बेचा, तब जाके इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी हुई? वो हो गई हमारी 765। यहाँ पे आपने क्रॉस चेक भी कर लिया, आंसर आपको बिल्कुल सही है 750। और इस तरह से आप सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, है ना। इसका एक और टाइप जो इम्पोर्टेंट मार्क किया था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, है ना। पहले एक नंबर को इंक्रीज़ किया 10% से, फिर उसी इंक्रीज नंबर को डिक्रीज़ कर दिया 10% से, तो नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कितने का हुआ बताओ? क्या बताया था इसका फॉर्मूला? a²/100, हमेशा डिक्रीज़ ही होगा तो माइनस में ही आएगा, है ना। तो -10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 1%, तो 1% का डिक्रीज़ हुआ है। सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है आपको, हमेशा जब किसी नंबर पे सेम से इंक्रीज़ किया जाता है, सेम से डिक्रीज़ किया जाता है, या फिर सेम से डिक्रीज़ किया जाता है और सेम से इंक्रीज़ किया जाता है, तो हमेशा डिक्रीज़ ही होता है। कितने का डिक्रीज़ होता है? -a²/100 का। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। आई होप आपको अभी तक समझ आ रहा हो और ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इसके बाद करने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से आपके सारे टाइप्स क्लियर हो जाएं, यहीं से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ये मेरी कोशिश है ना। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप नंबर 4 क्या है? इफ़ x इज़ a% मोर देन y, अगर x y से a% ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, माना एग्जांपल लो, x अगर 2 है, y 1 है, y हमारा 1 है, तो सीधे सीधे दिख रहा है ना मुझे x y से ज़्यादा है। ठीक है, कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है देख लेते हैं। x इज़ मोर देन y, कितना? 1/1 इंटू 100। क्या बोला था? जैसे परसेंटेज चेंज देखना था हमें, उसी फॉर्मूले को लगाया यहाँ पे। केवल एक ज़्यादा है, 2 - 1 का चेंज है, अपॉन किससे देखना है हमें? देन y, जो बाद में आया है वो नीचे आएगा। x इज़ मोर देन y, y हमारा नीचे आएगा, y 1 था, इंटू 100 कर दिया, तो 100% ज़्यादा है। चलो भाई, मुझे ये तो पता चल गया कि x जो है वो y से 100% ज़्यादा है, पर मुझे अब निकालना है क्या? कि y x से कितना परसेंट लेस है, ये निकालना है मुझे, ये मुझे निकालना है। x मेरा y से कितना परसेंट ज़्यादा था वो तो मुझे पता चल गया, 100% ज़्यादा था। अब मुझे निकालना है कि y x से कितना परसेंट छोटा था। तो उसको निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? a/100 प्लस a इंटू 100%। तो यहाँ पे हमारा क्या निकला था? x इज़ 100% मोर देन y। तो अब हमें निकालना है y इज़ कितना परसेंट लेस देन x। तो जितना ये था इसको ऊपर लिख दो, अपॉन 100 में जो ये a था, यहाँ पे a क्या है? 100 है हमारे पास, तो 100 प्लस 100 हो जाएगा, तो 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 50। तो y इज़ 50% लेस देन x।
इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे आपको किसी के बारे में पता है कि वो उससे जो दूसरा नंबर है उससे इतना परसेंट ज़्यादा है, तो आपको निकालना है जो दूसरा नंबर था वो पहले नंबर से कितना परसेंट कम है। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है A/100 प्लस A इंटू 100। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है ना। अगर हम ऐसे भी निकालते यहाँ से बिना फार्मूले के, मुझे फार्मूला नहीं पता पेपर में, मुझे फिर भी निकालना है कि y x से कितना छोटा है। मुझे ये तो पता है कि x y से 100% ज़्यादा है, y निकालना है मुझे कितना छोटा है। तो कितना छोटा है पता है मुझे, ये 2 है ये 1 है, तो 1 का तो डिफरेंस है इनमें, तो डिफरेंस तो ऊपर आता है। अब देन x, y इज़ लेस देन x, तो x बाद में आ रहा है तो x नीचे लिखूंगा मैं, इंटू 100, तो 250 जा, तो y हमारा यहाँ पे भी क्या आया, जैसे यहाँ पे आया था 50% लेस देन x था, इस तरह से जो मैंने बिना फार्मूले के करा तब भी 50% आया। बस समझ आना चाहिए, फार्मूला आपको याद हो ना हो। फार्मूला कहीं के लिए होता है बस कि जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाए। फार्मूला आपको याद है आप सीधे सीधे कर देंगे, नहीं है तो आप सोच समझ के करेंगे, पर उसमें आपका टाइम खप जाएगा, है ना। तो वो आपका कॉल है कि आप ऐसे समझ के करना चाहते हैं या फिर फार्मूला याद करके और समझ के भी, तो वो आपका कॉल है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, अगर x 10% ज़्यादा है y से तो y कितना परसेंट लेस है x से। फार्मूला मुझे पता है क्या था, A/100 प्लस A इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा A हमारे पास इस बार 10 है, 100 प्लस 10 इंटू 100, तो 10/110 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100/11। 100/11 मुझे पता है कितना होता है, 9 होल 1/11। सीधे सीधे आंसर आ गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। किस टाइप का, टाइप 5। टाइप 5 में क्या है, उसका अपोजिट, उसमें क्या दे रखा था हमारे पास, x जो था वो A% ज़्यादा था y से, अभी उल्टा हो जाएगा, x जो है वो A% लेस है y से। अब x जो है वो y से कम है, y से कम है। अब हमें निकालना है कि y x से कितना ज़्यादा है, तो y इज़, पिछले वाले फॉर्मूले में क्या था, A/100 प्लस A, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस यही चेंज होगा, A/100 माइनस A हो जाएगा। y हमारा x से इतना ज़्यादा हो जाएगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो x जो है 10% लेस देन y है, तो हमें निकालना है y x से कितना ज़्यादा है। क्या था फॉर्मूला, A/100 माइनस A इंटू 100, तो A कितना है हमारे पास 10 है, 100 माइनस A 100 माइनस 10 इंटू 100, तो 10/90 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 100/9, 100/9 मुझे पता है 11 होल 1/9% आता है। सीधे सीधे आंसर आ गया। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चन को कर लेंगे। जब आपको लेस देन दे रखा होगा और मोर देन निकालना होगा तो नीचे आएगा माइनस, जब आपको मोर देन दे रखा होगा और लेस देन निकालना होगा तो नीचे आएगा प्लस। ऐसे भी आपको याद रखना है तो ऐसे में याद रख लीजिए। जब मोर देन दे रखा होगा तो मोर मतलब ऐड, तो सीधे सीधे ऐड लगा दीजिए नीचे। जब लेस देन दे रखा होगा, लेस देन मतलब कम, तो कम करने में नीचे माइनस लगा लीजिए। इस तरह से अगर आपको याद करना है तो ऐसे भी याद कर लीजिए, है ना। टाइप नंबर 6, ये है हमारा प्राइस स्टेबिलिटी रेशियो पे बेस्ड कॉन्सेप्ट। क्या होता है ना, जब महंगाई बढ़ जाती है तो आम आदमी को क्या करना पड़ता है, अपना कंजप्शन कम करना पड़ता है ना। अगर सेम सैलरी मिल रही है उसको, माना वो 15,000 कमा रहा है महीने का, ठीक है, महंगाई हो गई। जब महंगाई नहीं थी तो वो 1 किलो चावल खा ले रहा था एक दिन के, उसके पूरा परिवार 1 किलो चावल खा ले रहे थे, जब उस टाइम भी उसकी सैलरी 15K थी। अब महंगाई एकदम से बढ़ गई, अब इसकी सैलरी तो उतनी ही रही, ठीक है। अब इसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि इसके फालतू इसको चावल खाने के लिए भी कहीं लोन ना लेना पड़ जाए, तो इसके लिए इसे कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा, ये आम आदमी है तो ये तो करेगा नहीं कि धरने पे बैठ जाऊं। क्या कर सकता है, ये अपने एंड से क्या कर सकता है, अभी फ़िलहाल तो अपना
कंजप्शन कम कर सकता है। पहले 1 किलो खाता था, अब आधा किलो खा लेता हूँ, ताकि इसकी जेब पर असर ना पड़े। तो इसी पे बेस्ड हमारे परसेंटेज में एक क्वेश्चन आता है, कई बार आया है, आता रहेगा आगे भी, है ना। तो आपको ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या कह रहा है, टाइप 6 पे आ गए हम। 5 टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपने देखा कितने ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, है ना। सारे टाइप्स आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आगे भी नोट्स बनाते रहिए। आपने 5 टाइप के आपने क्वेश्चन लिख ही लिए हैं, आगे 5 टाइप और होंगे लगभग, वो भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, है ना। क्या है, इफ़ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेज बाय R%, अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस R% से बढ़ गया तो कंजप्शन में कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा उतना ही रहे। अब एक चीज़ सुनिए, आपने 30 रुपये किलो के चावल लिए, ठीक है, आपने लिए 2 किलो चावल, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, आपका 60 रुपये का हुआ, है ना। तो क्या करा हमने, एक्सपेंडिचर निकालने के लिए जो प्राइस था उसको मल्टीप्लाई करा, कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं कंजप्शन से, उससे हमारा आ गया एक्सपेंडिचर। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा बेसिक फार्मूला है इसका, इस सेक्शन का। इसी पे बेस्ड ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि प्राइस इनटू कंजप्शन हमारा एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। अगर प्राइस हमारा बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे आप पढ़ते थे, अगर प्राइस हमारा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर हमको कांस्टेंट रखना है, तो पी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंजप्शन के। प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन घटेगा हमारा, प्राइस घटेगा तो कंजप्शन बढ़ेगा हमारा, बढ़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। हम अपनी जो स्टार्टिंग क्लासेस है उनमें ये इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो ई को हमें कांस्टेंट रखना है, तो किसी ना किसी चीज़ को तो घटाना पड़ेगा, तो कंजप्शन को ही घटा पाएंगे। इस तरह से इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट आते हैं। और क्या बोल रहा है ये, इफ़ प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ इंक्रीज्ड बाय R%, अगर कमोडिटी का प्राइस जो है R% से इंक्रीज़ किया जाए तो कंजप्शन कितना परसेंट घटाएं कि एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो उसके लिए जो फार्मूला है वही सेम जैसे अभी पिछले उसमें पढ़ा था ना, x इज़ A% मोर देन y वाला, तो y इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन x। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट लगना है, वही वाला फार्मूला है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ किया जाएगा, रिडक्शन कितना करना पड़ेगा, A/100 प्लस R, मतलब अगर R है तो R/100 प्लस R इंटू 100। फार्मूला सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम है। प्राइस यहाँ पे बढ़ा था, वहाँ पे भी x इज़ मोर देन y दे रखा था ना पहले। मोर देन वाले में क्या आना था नीचे, अभी पीछे याद कराया था, नीचे प्लस आना था, तो यहाँ पे भी नीचे प्लस आएगा, है ना। इस पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन देखें, क्या बोलता है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाय 60%। एक कमोडिटी का प्राइस जो है 60% से इंक्रीज़ कर दिया, तो मेरे को तो आर तो मिल गया, इतने परसेंट से इंक्रीज़ कर दिया। तो अब जो कंज्यूमर है उसको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा अपना कंजप्शन, कि उसकी जेब पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसका एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही रहे। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो कौन सा वाला, R/100 प्लस R इंटू 100 वाला फार्मूला। R यहाँ पे 60 है, 100 प्लस R 160 हो जाएगा इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा 15,425/2, मतलब कि 37.5% से उसको अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ही रहेगा। सोचिए आपको ये फार्मूला याद नहीं आया, एग्ज़ाम में जाके आप भूल गए, फिर आपको क्या याद आएगा, भगवान, नहीं, भगवान उस टाइम हेल्प नहीं करते, ठीक है, पढ़ा नहीं होता तो भगवान भी हेल्प नहीं करते फिर, है ना। तो उस टाइम पे क्या याद आएगा आपको, कॉन्सेप्ट याद आएगा आपको। कौन सा कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट जो अब आप समझने जा रहे हैं। क्या बोला मैंने,
प्राइस, जितना प्राइस है, कितना हम कंज्यूम करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर बता देता है वो। पहले माना प्राइस हमारा पी ही था, फिर हमारा कंजप्शन सी ही था, ऐसे में हमारा जो एक्सपेंडिचर हो रहा था वो ई हो रहा था। अब महंगाई आ गई, गवर्नमेंट चेंज हुई, महंगाई आ गई, ठीक है। कितना महंगा हो गया ये? 60% महंगा हो गया। 60% महंगा मतलब 100 + 60, 100 + 60, 160। अब की बार जो हमारा प्राइस हो गया वो 160/100 p, ये समझ लीजिए आप। जैसे पीछे भी करा था, अगर 2% का नेट इंक्रीज आ रहा था तो 102/100 लिख दिया था। उसी तरह 60% से अगर इंक्रीज हो गया हमारा प्राइस, तो प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 160/100। कॉन्सेप्ट सिंपल है। अगर पहले प्राइस 100 था, आपको बोले 60% से इंक्रीज़ हो जाए, तो आप अगर ऐसे भी करके करें कि 60/100 इंटू 100, पहले 60% निकाल लें इसका, तो ये कितना आएगा? 60 रुपये। तो आपका जो प्राइस हो जाएगा 100 + 60, तो 160, ऐसे करके निकालेंगे तब भी निकल जाएगा। या तो आप सीधे सीधे ये कर लीजिए, जितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ उसको 100 में ऐड कर लीजिए, अपॉन 100 कर लीजिए, और जो ओरिजिनल था वो कर लीजिए, तो हमारा 160 आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है ना। तो ये देखिए, अब प्राइस में 60% का इंक्रीज़ हो गया, तो मैंने 160/100 इंटू पी लिख दिया। अब उसने बोला कंजप्शन कितना कम करें, तो अभी हमें कंजप्शन नहीं पता, तो हम आगे लिख लेते हैं। एक्सपेंडिचर तो पता है ना, हमें क्या पता है? पहले जितना था उतना ही रखना है, तो इसको ई लिख दिया मैंने। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ इसमें कि ये सेम एक्सपेंडिचर ई ही रहे? क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? ये वैल्यू एक्स्ट्रा है ना बस यहाँ पे, पी इंटू सी, तो ई आ गया था ना भाई, पी तो है यहाँ पे, एक सी भी आना ही है यहाँ पे। अब ये वैल्यू एक्स्ट्रा थी, तो इसका उल्टा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको काटेंगे तो ये वापसी ये आ जाएगा, पर हमें काटना नहीं है। अब हमें यहाँ से देखना है, समझना है। क्या समझना है? कि प्राइस में 60% का इंक्रीज़ हमने देख लिया था, ये हुआ था। अब हमने कंजप्शन में इतना परसेंट का कमी कर दी, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर ई ही रहे, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर ई ही रहे, है ना, ताकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो ई। तो हमने कितने परसेंट का यहाँ पे जो डिक्रीज़ किया देखें हम, अगर इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये हो जाएगा हमारा 5/8। तो 5/8 सी कर दिया हमने सीधे सीधे, है ना। पहले अगर हम 8 खा रहे थे, तो अब हम 5 ही खा रहे हैं। अगर हम पहले 8 पार्ट खा रहे थे, तो अब हम 5 ही पार्ट खा रहे हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो हमने कितना परसेंट चेंज करा? फिर से परसेंट चेंज वाला सबसे पहला टाइप जो हमने आज पढ़ा था। कितना परसेंट चेंज हुआ? 8 में से हमने 5 कर दिया, तो 3 हो गया। ओरिजिनल कितना था हमारा? 8 इंटू 100 करते हैं, फॉर्मूला होता है वही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा सेम वही आ जाएगा। क्या? 75/2, मतलब कि 37.5% का हमने डिक्रीज़ कर दिया इसमें। तो जो हमारा फॉर्मूले से आया है वही हमारा समझ के आ गया कि अगर हमने P इंटू सी, हमारा ई था पहले, हमारा प्राइस भी P था, कंजप्शन भी सी था, एक्सपेंडिचर हमारा ई था। अब हमारा प्राइस बढ़ा 60% से, 60% से इंक्रीज़ हमने कैसे दिखाया? 160/100 से, इंटू सी। सी हमें निकालना है नया कंजप्शन, तो मैंने उसे लिखा नहीं। फिर मैंने लिखा ई, तो हमें सेम लिखना है ना, तो ये मैंने ऐसे रखा। तो अब पी और सी तो होने ही चाहिए, तो ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो इसको उल्टा करके लिख दिया, कि ताकि अगर ये कट जाए तो वापसी ये आ जाए। पर हमने यहाँ से देखा कि कंजप्शन हमने कितना कर दिया? 5/8 कर दिया। पहले अगर 8 खाते थे, अब 5 खा रहे हैं। चेंज कितना हुआ? 3 का चेंज हुआ। पहले कितना था? 8 था, इंटू 100 हमारा आ गया 37.5% से हमने अपना कंजप्शन घटा दिया। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है, अगर आपका फार्मूला आप भूल गए हैं। वैसे तो फार्मूला याद रखेंगे तो आपको सीधे सीधे ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन। अब क्या था? पिछली बार महंगाई आ गई थी, ठीक है। इस बार फिर से सरकार चेंज हो गई माना। अब की बार नहीं, मोदी सरकार नहीं, मतलब मोदी सरकार तो वो जो जो भी है वो जनता डिसाइड करे, पर अब की बार महंगाई नहीं हुई, ठीक है। महंगाई नहीं हुई है इस बार, आम आदमी के लिए अच्छा बजट आया और महंगाई नहीं हुई। तो इस बार महंगाई नहीं हुई, तो
प्राइस डिक्रीज़ हो गया किसी कमोडिटी का, अब डिक्रीज़ हो गया तो हम भी लालची हो गए, हमने अपना कंजप्शन बढ़ा दिया, भले मोटे हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, सस्ता तो हो गया ना, अब ज़्यादा खाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अपना कंजप्शन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया पर अपना एक्सपेंडिचर उतना ही रखा, है ना। तो ऐसे में फॉर्मूला क्या होता है, उसमें क्या था, डिक्रीज़ के केस में जैसे आपने लेस देन वाला याद करता वैसे ही सही डिक्रीज़ वाले में याद कर लो, एक्स इज़ लेस देन वाई, नीचे माइनस आएगा, कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ होगा, नीचे माइनस आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100%। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब हमारा परसेंटेज डिक्रीज़ होगा किस में, कॉमोडिटी के प्राइस में, तो हमें कंजप्शन इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे, है ना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, तो अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ किया जाता है 20% से, देन कंसिक्वेंटली उसी के बाद ही उसका जो कंजप्शन है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है 20% से, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इस बार हमें एक्सपेंडिचर जो है वो सेम नहीं रखना, प्राइस घटा कंजप्शन बढ़ा, तो हमारा जेब पे सेम असर ना पड़े, कितना एक्सपेंडिचर घटेगा या बढ़ेगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको निकाल लेते हैं, कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं, क्या था, P इंटू सी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जो प्राइस है उसको कंजप्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। अब क्या करा, जो उसका कॉमोडिटी का प्राइस था वो डिक्रीज़ कर दिया 20% से, डिक्रीज़ कर दिया तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू पी। अब जो कंजप्शन था वो कंसिक्वेंटली क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया 20% तक, तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू सी इक्वल्स टू जो नया एक्सपेंडिचर आएगा हमारा, क्या आएगा वो मुझे नहीं पता अभी, तो ये हो जाएगा हमारा 80/100 इंटू पी इंटू 120 अपॉन 100 इंटू सी इक्वल्स टू E2। सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4/5, वो आ जाएगा हमारा 6/5, तो ये हो जाएगा 6 4 24 अपॉन 25 इंटू पी सी इक्वल्स टू E2। अब मुझे पी सी तो पता है, पी सी क्या था, ये एक्सपेंडिचर 1 के बराबर था, तो 24/25 इंटू एक्सपेंडिचर 1 इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर 2। अब एक्सपेंडिचर 2 अपॉन एक्सपेंडिचर 1 कितना हो जाएगा, 24/25। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर 1 माना अगर 25 था, एक्सपेंडिचर 2 कितना आया हमारा 24, तो मतलब पहले हम ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, अब हम कम एक्सपेंड कर रहे हैं, भले ही हमारा जो कमोडिटी का प्राइस था वो घटा और हमारा कंजप्शन बढ़ा, फिर भी हमने जो एक्सपेंडिचर हमारा जो था वो घट गया, हमारा कितना घटा, यही हमें निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज एक्सपेंडिचर में, तो कितना, फिर से परसेंटेज चेंज वाला कॉन्सेप्ट, है ना। कितना घटा या बढ़ा, ये 1 घटा बढ़ा भाई, पहले कितना था, पहले 25 था भाई, और इंटू 100, तो 4% का डिक्रीज़ हो गया हमारा किसमें, एक्सपेंडिचर में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। हल्का डिफरेंट था, फॉर्मूला बेस्ड नहीं था ये हमारा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, हम सीधे सीधे कर लेंगे। प्राइस में 20% का कमी हुई और कंजप्शन में 20% का इंक्रीज़ हुआ, तो हमने वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाया, हमारा जो रेशियो निकाल लिया हमने E2 और E1 का, PC तो सेम था ना, PC किसके बराबर था, E1 के, तो PC की जगह E1 रख दिया, इन दोनों का रेशियो निकाल लिया हमने 24/25। तो पहले अगर हम 25 एक्सपेंड कर रहे थे, अब हम 24 स्पेंड कर रहे हैं, है ना, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का, पहले 25 था, इंटू 100 कर लेंगे, हमारा परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। ये थे हमारे टाइप 7 के क्वेश्चन। आ गया टाइप 8, पॉपुलेशन बेस्ड वाला। पॉपुलेशन बेस्ड में क्या करते हैं, अगर वो पूछेगा कि किसी टाउन की पॉपुलेशन करेंटली कितनी है, P है हमारी, और वो R% पर एनम के हिसाब से बढ़ती जा रही है हर साल उसमें R% का इजाफा हो रहा है,
अगर वो आपसे पूछ ले तो n साल बाद बताओ कि कितना चेंज हो जाएगा भाई, n सालों में कितनी चेंज हो जाएगी पॉपुलेशन। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हो जाएगा हमारे पास p इंटू 1+r/100 टू द पावर n। अब जिसने पढ़ा है उसको पता है ये किसका फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। वही इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यहाँ लग जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप किसी ने सुना नहीं है तो चिंता मत करिए, इस कोर्स में आगे ये टॉपिक कवर करेंगे, CI और SI वाला, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाला, है ना। तो उसी का फॉर्मूला है, जैसे वहाँ पे अमाउंट निकाल रहे होते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 टू द पावर n होता है। सेम यहीं पे अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन पहले अभी p है, r% पर एनम से वो बढ़ रही है, तो n साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, p इंटू 1+r/100 टू द पावर n। अगर वो पूछे इसके अपोजिट कि n साल पहले क्या होगी उसकी पॉपुलेशन, सेम यही है, 8% से बढ़ रही है, करेंटली p है, तो पहले निकालने के लिए यहाँ पे बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। तो p/1+r/100 टू द पावर n, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,25,000। अगर 2% पर एनम से इंक्रीज कर रही है तो 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, मुझे पता है फॉर्मूला, सीधे सीधे रख लूँगा, p इंटू 1+r कितना है, 2% से इंक्रीज हो रही है, 3 साल बाद मुझे निकालना है, n की जगह आ जाएगा 3। फॉर्मूला किस में रखा है, इसमें रखा है ना। p मुझे पता था, करंट पॉपुलेशन, r किस परसेंट से बढ़ रही है, n कितने साल बाद मुझे निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 1+1/50 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा 1,25,000 इंटू 51/50 का होल क्यूब, तो 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50 इंटू 50। अब मुझे पता है 5 का क्यूब 125 होता है और 3 जीरो भी हैं, तो ये पूरा तो कैंसिल हो गया, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी अगर मैं देख लूँ तो वो होता है हमारा 2601। इसको मल्टीप्लाई करूँगा 51 से, 2601 503, ये 13 132651। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पॉपुलेशन बेस पे भी आपने क्वेश्चन देख लिया किस तरह से आता है। फिर हमारा आता है एक डेप्रिशिएशन का। अब कोई मशीन है नई नई बाज़ार से आई, है ना, वो नई तो रहेगी नहीं हमेशा, अब यूज़ होगी, वो यूज़ होगी बराबर, तो उसमें थोड़ा बहुत तो उसकी घिसाई हो जाएगी, तो उसका मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी उसकी वैल्यू, इसी को डेप्रिशिएशन कहते हैं। तो अगर करेंटली उसका प्राइस p है, r% पर एनम से उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, हर साल तो गिरेगी ना थोड़ी थोड़ी वैल्यू, अगर प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं करेंगे तो r% पर एनम से उसकी वैल्यू गिरती जा रही है, तो n साल के बाद कितनी हो जाएगी उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला है, जैसे पिछले वाले में क्या था, p इंटू 1+r/100 टू द पावर n। इस वाले फॉर्मूले क्या होगा, प्लस की जगह यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, इतना सा चेंज है बस। वहीं अगर n ईयर्स एगो जैसे पिछली बार था, इसकी जगह क्या आ रहा था, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जा रहा था, फॉर्मूला सेम रह रहा था। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम से गिर रही है किसी की वैल्यू, है ना। इट वॉज परचेज 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले लिया गया था, माना अभी 2023 चल रहा है, 2021 में ली थी मैंने वो मशीन। अगर उसकी प्रेजेंट वैल्यू 40,000 है, तो कितने की उसे परचेज़ किया गया था। अब परचेज़ कब करा था मैंने, 2021 में, तो हमें 2 साल पहले जाना है। तो पहले वाला फॉर्मूला क्या था, p/1 माइनस r/100 टू द पावर n। p मुझे पता है, करेंटली उसका प्राइस है 40,000, 1 माइनस r कितना है, 20% से रिड्यूस होती जा रही है साल दर साल। कितने साल पहले निकालनी है मुझे, 2 साल पहले, तो पावर हो जाएगी 2। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा
हो जाएगा हमारा 40,000 अपॉन 16 इंटू 25। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 62500। तो आपने देखा किस पे, डेप्रिसिएशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। कितने टाइप पढ़ लिए हमने, 9 टाइप्स पढ़ लिए, केवल किससे, परसेंटेज वाले चैप्टर से 9 टाइप तो आपने पढ़ ही लिए। और इनमें से किसी भी टाइप में या इससे इनडायरेक्टली लिंक्ड कोई टाइप हमारा एग्ज़ाम में आ जाता है, तो ये हमारा जो सेक्शन है परसेंटेज का वो हो जाता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर इसमें आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है ये चीज़। थैंक यू, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझिए और इसे इम्प्लीमेंट करना सीखिए, ताकि आप जो 50% क्वेश्चन जो मैंने बताया इस सेक्शन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बन जाते हैं वो बहुत ईजिली कर लें और टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम ना हो, है ना। तो यही हमारी कोशिश थी, इसमें पूरे के पूरे टाइप्स आपको बता दिए। कल इसी पे बेस्ड PYQs करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। आप देखेंगे जो आपने 9 टाइप्स आज पढ़े उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो वही करेंगे कल, तो परसेंटेज के PYQs करेंगे कल। आई होप आपको जो ये 9 टाइप समझाए गए, परसेंटेज का जो बेसिक बताया गया, किस तरह से परसेंटेज चेंज करे जाती है, जो डेप्रिसिएशन होता है पॉपुलेशन में चेंज होता है, हमारा जो x अगर a% ज़्यादा है y से तो y कितना परसेंट लेस है x से, ऐसा निकालना। इस तरह के क्वेश्चन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉर SSC CGL, है ना। तो ये हमारी कोशिश थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए सर्वज्ञ एडुटेक को। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहें। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन, है ना। मतलब आपने पीसफुली सुना, उसी के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच।